नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में आंधी, बारिश, ओले, बिजली व्यवस्था हुई ठप। कुख्यात हिस्ट्री शीटर पूर्व सरपंच राम सिंह समेत 4 की हत्या, नाबालिग बेटा निकला मास्टरमाइंड, पहली पत्नी और बेटी रिमांड पर। बीकानेर पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट, डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, अस्पताल में हड़कंप। उदयपुर में पैसिफिक हॉस्पिटल पर फिर उठे सवाल, मासूम इलाज के दौरान पहुंचा कोमा में। बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती पर सियासी घमासान, सरकार पर बरसे नागौर सांसद, बोले जनता मेरी सुरक्षा। आरएलपी कार्यकर्ताओं को जमानत देने पर तहसीलदार का तबादला, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का विरोध करने का है मामला। रात 1 बजे आदेश जारी, कलेक्टर ने किया रिलीज। आईपीएल 2026 में सेमकरन पर संगकारा का बड़ा बयान, चोट के बावजूद काउंटी खेलने पर उठाए सवाल। राजस्थान रॉयल्स व गुजरात टाइटंस के मैच के बाद नई बहस। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 शुरू, ई मित्र से करें आवेदन, 56,000 बुजुर्गों को फ्री यात्रा मिलेगी। सीबीआई का एआई चैटबॉट अभय करेगा डिजिटल अरेस्ट से बचाव, संदिग्ध कॉल की तुरंत होगी जांच, लोगों को राहत। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम बीकानेर दौरे पर, पीबीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, बोले करणी माता दर्शन के लिए आया हूं। बीकानेर की 5 नंबर डिस्पेंसरी में हुआ हंगामा, डॉक्टर इंदुबाला पर अभद्रता का आरोप, मकसूद अहमद के नेतृत्व में हो रहा धरना। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जहांगीर की जन सुनवाई, दर्जनों लोग पहुंचे, बिजली पानी की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई। राजसमंद में 31 मई को होगा राइजिंग स्टार सम्मान समारोह, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह करेंगे 1500 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। राजसमंद में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हुई बड़ी कार्रवाई, 471 किलो डोडा चूरा और स्कॉर्पियो कार जब्त, तस्कर फरार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। देर शाम काले बादल छाए, तेज आंधी चली और कई जगह ओले बारिश हुई। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा में तेज हवाओं से बिजली व्यवस्था बिगड़ गई। नीमका थाना में तेज हवा से मालगाड़ी के खाली डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब उमस बढ़ गई है। कई जगह आंधी के साथ ओले गिरे तो कई जगह जमकर बरसात हुई। कोटा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो वहीं जोधपुर में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली भी चमकी। गंगानगर में ओले गिरे तो जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी पड़े। धौलपुर में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया। बांसवाड़ा जिले में शनिवार सुबह तेज हवा और आंधी के साथ करीब 15 मिनट तक जमकर बरसात हुई। तेज हवाओं के कारण बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। नीमका थाना में तेज आंधी के कारण पटरी पर खड़े मालगाड़ी के डिब्बे नीचे उतर गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। अचानक मौसम में आए बदलाव से तापमान भी गिरा और लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन अब उमस से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ और जिलों में बारिश की संभावना जताई। अजमेर जिले के बोराड़ा गांव में दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर और कांग्रेस के पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी बुजुर्ग मां, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और भांजी महिमा की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड राम सिंह का नाबालिग बेटा है। पहली पत्नी सुनीता और बेटी भी पुलिस के रिमांड पर है। जेल में शुरू हुआ इश्क इस खूनी वारदात की वजह बना। अजमेर के बोराड़ा गांव में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी का आपराधिक रिकॉर्ड भी चर्चा में है। कांग्रेस में सक्रिय रहे राम सिंह पर श्रीनगर, सरवाड़ और बोराड़ा थानों में मारपीट, अवैध हथियार और राजकार्य में बाधा सहित करीब 16 मामले दर्ज थे। 2024 में उसकी हिस्ट्री शीटर निगरानी बंद कर दी गई थी। राम सिंह के जीवन में मोड़ तब आया जब राजकार्य में बाधा के मामले में उसे जेल जाना पड़ा। वहीं वकालत कर रही सुरज्ञान से उसकी मुलाकात हुई। कोर्ट पेशी के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और लव मैरिज कर ली। दूसरी शादी के बाद पहली पत्नी सुनीता और सुरज्ञान में लगातार विवाद रहने लगा। परिवार में तनाव और कड़वाहट बढ़ती गई।
पुलिस इसी पारिवारिक विवाद और अंदरूनी तनाव को हत्याकांड की बड़ी वजह मान रही है। राम सिंह और सुरज्ञान के रिश्तों से परिवार में दरार पैदा हो गई थी। नाबालिग बेटे को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना से माहौल गर्मा गया। नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। घटना देर रात पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर की है। इलाज के लिए आई एक घायल युवती का उपचार करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर प्रतिभा किसी अन्य मरीज के सीटी स्कैन संबंधी कार्य के लिए सीटी स्कैन रूम पहुंची थी। इसी दौरान वही युवती भी वहां आ गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने कथित रूप से डॉक्टर प्रतिभा को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में अस्पताल स्टाफ मौके पर एकत्रित हो गया। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह से ही कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे जरूरी है। बिना सुरक्षा गारंटी के इलाज करना मुश्किल है। कार्य बहिष्कार के चलते ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों ने आरोपी युवती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्रेसिडेंट आरडीए बीकानेर। कल रात को हमारी सर्जरी के फीमेल रेजिडेंट के साथ 1:30 बजे के आसपास ट्रॉमा सेंटर का जो सीटी स्कैन जहाँ होता है वहाँ कंसोल रूम बना होता है, जहाँ डॉक्टर बैठ के सीटी की स्क्रीन फिल्म देखता है। तो वहाँ एक पेशेंट आती है फीमेल, ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसती है। उसके अंदर पेशेंट अलाउड नहीं होता। उनको बोला जाता है कि आप 5 मिनट रुकिए, तो वो ज़बरदस्ती गेट को धक्का देके अंदर घुसती है। पेशेंट डॉक्टर के साथ पहले गाली गलौज करती है, फिर उनको समझाते हैं कि आप 5 मिनट रुकिए, तो उनके साथ हाथापाई पे उतर आती है। तो डॉक्टर के साथ उस पेशेंट ने हाथापाई करी। पीछे उनके रिलेटिव भी खड़े थे। ये लगभग रात 1:30 बजे की घटना है। अब आगे आप क्या हमने आज सुबह प्रिंसिपल सर से बात की। हमारी पूरी मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी मेन 4 ही डिमांड है। फर्स्ट, जो जिसने ये वारदात करी है उस पर इंस्टीट्यूट एफआईआर करवाई। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर बोलते हैं इसको। गृह मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी की गई है कि जब भी किसी भी रेजिडेंट पे आरजी कर कोलकाता का मैटर हुआ था, ये भी एक फीमेल रेजिडेंट है, कि ऐसा कोई मैटर होता है तो विदिन 6 आवर जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो एफआईआर करवाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ऐसे करके इंसिडेंस हुआ है। एक पहली डिमांड तो वो है कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो। दूसरी हमारी ये है कि ट्रॉमा में इतना हैवी वर्कलोड है, रोड साइड केस भी आते हैं और यहाँ जो है असोल्ट के केस भी आते हैं, मारपीट के केस भी आते हैं। इतना हैवी वर्कलोड रहता है। आप ये देखिए कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे, और जो कि प्रशासन के संज्ञान में भी है। ये हम 2-3 बार उनको इसके अवगत करवा चुके हैं कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे वर्किंग करवाओ आप। तीसरा हमारा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा रहता है, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। वो ऐसे लोग लगाए जाएँ जो खुद फिट हों। कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे हैं जिनको खुद को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। दूसरा, उसके अंदर राइट टाइम में कम से कम 2 बाउंसर हों और 2 पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएं, मेडिकल इमरजेंसी में भी और ट्रॉमा सेंटर में भी, क्योंकि ये हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ हैवी वर्कलोड होता है। रात को अकेला डॉक्टर होता है, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा? वो इलाज करेगा कि रिलेटिव को बाहर भेजेगा, क्या करेगा वो? चौथा हमारा ये है कि एक आप ये ट्रॉमा सेंटर में भी खड़े हैं, आप देखिए कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर 14 से 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है। यहाँ एक फीमेल डॉक्टर के लिए रूम तक नहीं है, जिसको हम डॉक्टर ड्यूटी रूम बोलते हैं, जो कि नॉर्म्स में है सरकार के होना चाहिए। अब एक फीमेल रेजिडेंट 12 घंटे वहाँ बैठी है, वो कहाँ वॉशरूम यूज़ करेगी? कहाँ जाएगी? वो वॉशरूम तक नहीं है उसके लिए। तो ये 4 हमारी मेन मांगे हैं। आज हमारा सांकेतिक धरना है। मांगी नहीं मानी तो हम शाम को जीपीएम बुला के आगे का निर्णय लेंगे। नहीं, अभी हमारा सांकेतिक धरना है। हमारी जो ये 4 मांगे हैं, ये सर ने हमें जैसे बोला है, लेकिन हमने कहा भी आप इस पर कार्रवाई करोगे तभी हम आगे अपना जो है। अभी ट्रॉमा के जो रेजिडेंट है, सिर्फ ट्रॉमा के, वो सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार पे। मेरा नाम डॉक्टर सुखबीर सिंह सारन, आरडीए बीकानेर प्रेसिडेंट। उदयपुर के पैसिफिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। इस बार मामला एक मासूम बच्चे सात्विक से जुड़ा है।
जो मामूली तकलीफ के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता हेमंत माली के अनुसार उनका बेटा खुद चलकर अस्पताल गया था, लेकिन इलाज के दौरान कथित रूप से एनेस्थीसिया का डबल डोज देने से उसकी हालत बिगड़ गई। आरोप है कि इलाज के दौरान बच्चे की धड़कन रुक गई और उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन लगातार मामले को छुपाने में लगा रहा। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हालत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने समय पर ध्यान नहीं दिया और लगातार इंजेक्शन देकर स्थिति को और खराब कर दिया। बाद में न्यूरो डॉक्टरों ने बच्चे को कोमा में होना बताया। आज हालत यह है कि मासूम जिंदा लाश बनकर घर पर पड़ा है और अब भी इलाज जारी है। गौरतलब है कि पैसिफिक हॉस्पिटल पर इससे पहले भी इलाज में लापरवाही और अव्यवस्थाओं के आरोप लगते रहे हैं। अब इस मामले ने पूरे अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार ने राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रशासन और पुलिस से शिकायत कर दोषी डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं चाहते मेरा बेटा पहले जैसा वो हमारे साथ हंसता खेलता रहे और इसके भविष्य में ये इसका 1 साल बिगड़ गया। अब इसके भविष्य का क्या होगा? भविष्य की क्या, दूसरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता? और हम जैसा आज मेरे बेटे के साथ हुआ, आज और किसी बच्चे के साथ नहीं हो, इसलिए हमें न्याय चाहिए प्रशासन से। इसको रिपोर्ट वगैरह दी पुलिस ने? हाँ, दे रखी है रिपोर्ट। जैसे घर में हंसता कूदता था, आज हम इसको खेलते हुए देखने के लिए तरसते हैं। ये जाते टाइम भी लालन जी की सेवा करके गया, इतना भगवान का भक्त था, तो भी इसके साथ उस डॉक्टर ने लापरवाही करी। हमारे भी 3-4 महीने ऐसे निकले, रात और 3-3 बजे तक ये भी चिल्लाता है और हाथ फेंकता है। आधे दिन ये रात को ये जगती थी, आधे रात को मैं जगता था। ऐसा हमारी ऐसी हालत हो गई, जो चंचल रुकता नहीं था ये। ऐसा 1 महीना ये आईसीयू में रहा, उसके बाद हमारे साथ रहा। तो हम जानते हैं इसने ना कितना दर्द सा है, मेरे बेटे ने कितना तड़पा ये। वहाँ पे हमको बोलता रहा कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमको गुमराह करता रहा। 2 दिन बाद छुट्टी दे देंगे, और वहाँ पे न तो ध्यान रखने वाला था। हम आईसीयू में तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। 2 दिन बाद ये अच्छे से बोला हमसे, और उसके अगले दिन ये कर रहा था, इसको आंखों के टेढ़ा करा, दांत पीसा था। हमने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर कहे नहीं सही है। अगर उसको उस टाइम ध्यान देता तो इसका माइंड इतना डैमेज नहीं होता। उसने मेरे बेटे का पूरा सिर को डैमेज कर दिया, और आज ये इतना कि कुछ कर नहीं पा रहा है, बेड पे है। आज 6 महीने से इसके नाक में नली लगा रखी है, न कुछ खाता है न पीता है। इसको नाक इस नली से खिलाना पड़ता है हमको। जब हम इसको जाइडस लेके गए थे तो वहाँ डॉक्टर ने फर्स्ट देखते ही इसको बोल दिया कि 3 तारीख को जो MRI गई थी उसी में इसके डैमेज था, और डॉक्टरों ने वो बहुत घोर लापरवाही करी और उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से उसको ज़्यादा और उसके बाद ज़्यादा डैमेज हुआ, जो उसको ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो सही ध्यान देते तो आज मेरा बेटा अच्छा होता। उनकी लापरवाही की वजह से आज ये है ना 6-7 महीने से ऐसे बिस्तर पे ही है। वहाँ के डॉक्टर भी बोले कि नो सुखिया डॉक्टर जैसे काम करा हमें, या तो कोई अनाड़ी लोगों से काम करवाए। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। राज्य सरकार ने नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती करते हुए 3 PSO को हटा दिया है। इस फैसले के बाद बेनीवाल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हजारों युवा ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सवाल उठाया कि पहले सुरक्षा क्यों दी और अब किस आधार पर हटाई है। दरअसल राज्य सरकार ने हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए 3 सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। सरकार ने इसे नियमित सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा बताया है, लेकिन इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की थी। विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाने और प्रभावशाली समूहों के खिलाफ संघर्ष करने के कारण उन्हें सुरक्षा दी गई थी। अब अचानक हटाने का आधार क्या है, सरकार इसे स्पष्ट करे। RLP प्रमुख ने आरोप लगाया कि हाल के आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार उन्हें निशाना बना रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे प्रशासनिक निर्णय से ज्यादा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। विपक्षी दलों और विश्लेषकों की नजर अब सरकार के जवाब पर टिकी है। राजस्थान की राजनीति में बेनीवाल अक्सर सरकारों के खिलाफ मुखर रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। राजस्थान में एक तहसीलदार का आधी रात तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है।
कुचामन सिटी के तहसीलदार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का विरोध करने वाले आरएलपी कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका मंजूर करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। रात 1 बजे तबादला आदेश जारी कर उन्हें बांसवाड़ा जिले की गांगड़ तलाई तहसील भेज दिया गया है। जिला कलेक्टर ने आनन फानन में कार्य मुक्त भी कर दिया। मामला कुचामन सिटी का है। कुछ दिन पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के दौरे के दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि तहसीलदार कुचामन सिटी ने इन कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद देर रात करीब 1 बजे उनका तबादला आदेश जारी हुआ। उन्हें कुचामन सिटी से हटाकर जिला बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में तहसीलदार के पद पर लगाया गया। जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया। इस तबादले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। आरएलपी नेताओं का कहना है कि सरकार विरोध की आवाज दबाना चाहती है। वहीं प्रशासन की ओर से इसे सामान्य तबादला प्रक्रिया बताया जा रहा है। लेकिन रात 1 बजे आदेश जारी होना और तुरंत कार्य मुक्त करना सवालों के घेरे में है। मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों में भी नाराजगी है। आईपीएल सीजन 2026 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। आरआर के हेड कोच कुमार संगकारा ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करन की चोट को गंभीर बताकर पूरे सीजन से बाहर बताया गया था, लेकिन वह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते दिखे। इससे टीम मैनेजमेंट हैरान है। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही जानकारी मिली थी कि सैम करन की ग्रोइन इंजरी गंभीर है और वह आईपीएल 2026 नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद आरआर ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका के दासून शनाका को टीम में शामिल किया था। लेकिन क्वालिफायर 2 के बाद संगकारा ने मीडिया से कहा कि करन को काउंटी क्रिकेट खेलते देखना चौंकाने वाला था। टीम को बताया गया कि वह पूरे सीजन अनुपलब्ध रहेंगे। संगकारा के इस बयान ने आईपीएल के नियमों और खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्टिंग सिस्टम पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खिलाड़ी की उपलब्धता को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। गलत जानकारी से टीम की रणनीति बिगड़ती है। राजस्थान रॉयल्स का सफर इसी हार के साथ खत्म हो गया, लेकिन यह मुद्दा अब टूर्नामेंट के बाद भी गर्म रहेगा। देखना होगा कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पर क्या रुख अपनाती है। राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की तैयारी कर दी है। इस योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। आवेदन जल्द ही ई मित्र पोर्टल के जरिए शुरू होंगे। सरकार इस बार करीब 56,000 लाभार्थियों को जोड़ने की तैयारी में है। योजना का मकसद आर्थिक या स्वास्थ्य कारणों से तीर्थ यात्रा से वंचित रहे बुजुर्गों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराना है। चयनित यात्रियों को ट्रेन और कुछ चुने हुए लोगों को हवाई यात्रा से तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। आवेदन ई मित्र केंद्र या स्वयं ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरकर कर सकेंगे। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जरूरी होंगे। चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा और योजना के तहत इस बार करीब 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। ज्यादातर यात्री ट्रेन से जाएंगे, जबकि कुछ को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जाएंगे। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए बड़ा अवसर है जो जीवन में कभी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए। आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राजस्थान समेत देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर अब लगाम लगेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जल्द ही अपना नया एआई आधारित चैटबॉट अभय लॉन्च करने जा रही है। यह चैटबॉट आम लोगों को साइबर ठगी से बचाएगा और किसी भी संदिग्ध कॉल या नोटिस की सच्चाई कुछ सेकंड में बता देगा। हाल ही के दिनों में राजस्थान सहित पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए सीबीआई ने एआई चैटबॉट अभय तैयार किया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध संदेश, ईमेल या फोन कॉल की सच्चाई तुरंत जांच सकेगा। अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर धमकाता है तो अभय कुछ सेकंड में बता देगा कि कॉल असली है या फर्जी। इससे लोग घबराकर गलत कदम उठाने से बचेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है।
सीबीआई जल्द ही अभय को आम लोगों के लिए लॉन्च करेगी। तब तक एजेंसी ने अपील की है कि किसी भी डराने वाले कॉल पर पैसे ट्रांसफर न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराव शनिवार को बीकानेर पहुंचे। यहां उन्होंने पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बातचीत की। ओराव ने कहा कि वह मूल रूप से करणी माता के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन पीबीएम अस्पताल के बारे में सुनकर देखने चले आए। उन्होंने भरोसा जताया कि यह अस्पताल लोगों को बेहतर सेवा देगा। जब उनसे पूछा गया कि अस्पताल निर्माण को साल भर हो गया है और 4 महीने पहले पूरा होने के बाद भी आमजन को राहत क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वे तो करणी माता के दर्शन के लिए आए हैं और अच्छा हॉस्पिटल बना है और लोगों को बढ़िया सेवा देगा, ऐसा उनका विश्वास है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अभी धरती आंबा और पीएम जन योजना चल रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ओराव बीकानेर से सड़क मार्ग द्वारा नेहड़ी माता मंदिर तथा करणी माता मंदिर जाएंगे। इसके बाद नोखा मंडी जाएंगे और हियादेसर देसलसर रोड स्थित गणेश मंदिर में भी दर्शन करेंगे। रात्रि विश्राम नोखा मंडी में करेंगे और 31 मई को सुबह 9 बजे वह सड़क मार्ग से सालासर के लिए प्रस्थान करेंगे। नहीं, हम तो करणी माता का दर्शन के लिए आया है ओरिजिनली, लेकिन हमारा मैंने मन्नत था इसलिए हम आया है। और यहाँ का हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल बना हुआ है, मेरे को खबर मिला तो इसलिए मैं देखने के लिए इसमें आया था। अच्छा हॉस्पिटल बना है और लोगों का काम में बढ़िया ये सेवा देगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। सर, भाजपा कहती है बेहतर चिकित्सा सुविधा आमजन को मुहैया हो। पिछले साल भर से इसका निर्माण हो रहा है, 4 महीने हो गए कंप्लीट हुए को। अब तक ये इंतजार कर रहा है आमजन को राहत देने के लिए। तो हो जाएगा, आपका हो जाएगा। मतलब मैं तो नहीं जानता क्यों नहीं। अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कुछ नया करने जा रही है सरकार? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो धरती आवाज चल रहा है और पीएम जनमन चल रहा है। ये 2 प्रोग्राम ही चल रहा है अभी। जिस तरह से SC/ST के लोगों पर अत्याचार करते हैं, बीकानेर के वार्ड नंबर 78 कोलगेट जिन्ना रोड स्थित 5 नंबर डिस्पेंसरी में आज हंगामा हो गया। पूर्व यूआईटी चेयरमैन हाजी मकसूद अहमद के नेतृत्व में लोगों ने डिस्पेंसरी में धरना दिया और डॉक्टर को हटाने व सस्पेंड करने की मांग की। डॉक्टर पर मरीजों के साथ अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। मामला कोलगेट जिन्ना रोड की 5 नंबर डिस्पेंसरी का है। यहाँ तैनात डॉक्टर इंदुबाला पर मरीजों और उनके परिजनों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है। आक्रोशित लोगों ने हाजी मकसूद अहमद के नेतृत्व में डिस्पेंसरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर को तुरंत हटाने और निलंबित करने की मांग की है। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद डॉक्टर के रवैये में सुधार नहीं हुआ। मरीजों ने बताया कि डॉक्टर बात बात पर डांट देती है और सही से इलाज नहीं करती। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी धरना क्यों लगाया? डिस्पेंसरी नंबर 5 में डॉक्टर इंदुबाला है, जिसका व्यवहार वर्षों से अच्छा नहीं है। हमारी औरतों के साथ, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनके साथ, मजदूर और गरीब लोग हैं उनके साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं करती है। जब इनको दिखाने के लिए आते हैं तो ये तेवर से बात करती है। हमेशा 1.5 से 2 घंटे लेट आती है। उसके बाद में चाय पीने बैठ जाती है। चाय पीने के बाद में फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जनता गर्मी के मारे परेशान होती रहती है। व्यवहार इसका अच्छा नहीं है। आज भी हमारी औरतों के साथ और बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। लोग मेरे पास आए, आने के बाद में मैंने उनसे समझाइश के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे एक जनप्रतिनिधि को भी इसने चैलेंज दिया कि आपको जो करना कर लीजिए, मेरा तो ऐसा ही व्यवहार रहेगा। इसलिए हम CMHO साहब से, जिला प्रशासन महोदय से, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इंदुबाला का अभी और इसी वक्त यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। अगर नहीं किया गया तो ये धरना जारी और सारी रहेगा। हम यही कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से, CMHO से, इसको यहाँ से हटाया जाए। चूरू जिले के तारानगर से बड़ी खबर है। यहाँ शनिवार को भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। सुबह से ही दर्जनों गांवों से आए लोगों की कतारें लगी रही। लोगों ने बिजली, पानी और पेंशन समेत व्यक्तिगत समस्याएं बताई। जांगिड़ ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। तारानगर में हुई इस जन सुनवाई में मिठड़ी, लिलकी,
पंडरेऊ, बूचावास समेत कई गांवों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी में बिजली कटौती और पेयजल संकट से हाल बेहाल है। कई बुजुर्गों ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत भी की। भाजपा नेता राकेश जहांगीर ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बात कर तुरंत निस्तारण के लिए कहा। कुछ मामलों में मौके पर ही समाधान करवाया गया। जन सुनवाई के दौरान सुबह से ही लोगों का आना जारी रहा। जहांगीर ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए वे खुद निगरानी कर रहे हैं। लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि नेता अगर इस तरह सीधे जनता से जुड़े तो समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। राजसमंद में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। किरण माहेश्वरी स्मृति मंच की ओर से 31 मई को राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें राज्यसभा सांसद अरुण सिंह की मौजूदगी में 80% से अधिक अंक लाने वाले करीब 1500 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। यह भव्य समारोह राजनगर स्थित भिक्षु निलयम में शाम 4 बजे शुरू होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद अरुण सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण माहेश्वरी की स्मृति में बना यह मंच पिछले 5 साल से शिक्षा और जन सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम ने जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आंकड़े देखें तो 2022 में 360 बच्चों से शुरुआत की थी। यह आयोजन 2023 में 640, 2024 में 1540 और 2025 में 1250 विद्यार्थियों तक पहुंचा। इस साल अब तक 1500 विद्यार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। राइजिंग स्टार्स ऑफ राजस्थान अब केवल सामान्य समारोह नहीं रहा, बल्कि जिले की युवा प्रतिभाओं के सपनों को उड़ान देने वाला प्रेरणादायक मंच बन गया है। आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद बच्चों की मेहनत को सम्मान देना और उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजसमंद पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना खमनोर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 471 किलो डोडा चूरा बरामद किया है और एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग निकले। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। एंटी गैंगस्टर टीम उदयपुर से संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी। इस पर 30 मई की रात थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोजदार चौराहा माचिंद क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। इसी दौरान फतेहपुरा तुला मार्ग से तेज गति से आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी को कच्चे रास्ते से भगा ले गया। पुलिस टीम ने फिल्मी स्टाइल में सरकारी बोलेरो से जीप का पीछा किया और कुछ दूरी पर जाकर तस्कर स्कॉर्पियो को छोड़कर खेत में से भाग गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह पहाड़ियों की तरफ निकल गया और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 25 प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए थे, जिसमें अफीम डोडा चूरा मिला, जो अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। तौल करने पर कुल वजन 471 किलोग्राम निकला। पुलिस ने मादक पदार्थ और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। खमनोर में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार पारिक और वृत्ताधिकारी शिक्षा राजावत के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। कम तेल की थाली, स्वस्थ भारत की खुशहाली अभियान के तहत जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए महिला मोर्चा की बैठक में घर घर तक स्वस्थ किचन का संदेश पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता सनाडे के सानिध्य में हुई बैठक में तय हुआ कि जिले भर में कार्यशालाओं और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को कम तेल और संतुलित आहार के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि अभियान का मकसद हर घर तक स्वस्थ खान पान का संदेश पहुंचाकर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना है। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भाजपा संगठन समाज हित के अभियानों को जन आंदोलन बना रहा है। महिला मोर्चा गांव-गांव और घर घर तक स्वस्थ जीवन शैली का संदेश पहुंचाएगा। बैठक में मनोज पारिक,
खुशकमल कुमावत, प्रेम हाड़ा, ज्योति छापरवाल, सविता पारिक सहित कई महिला मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रही। सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया और जिले भर में व्यापक जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। प्रदेश के 12 जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन के तहत 3 थानों और डीएसटी की संयुक्त टीम ने पार्वती नदी समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में 8 पोकलेन, 5 जेसीबी, 29 ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर और 2 नावें जब्त की गई हैं। सीसवाली में अवैध बजरी स्टॉक पर 29,600 का जुर्माना भी वसूला गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के मुताबिक पार्वती नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार के सुपरविजन में विशेष एक्शन प्लान बनाया गया था। पूरी गोपनीयता के साथ 4 विशेष टीमें बनाकर मांगरोल, किशनगंज और सिसवाली थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई। मांगरोल के मुंडिया, बालुंदा और सुरताग घाटों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। मुंडिया गांव के पास 4 पोकलेन, 3 जेसीबी, बजरी से भरे 22 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर के साथ 3 खाली ट्रैक्टर और 60 ट्रॉलियां भी पकड़ी गई। बालुंदा और सुरताग से 2 पोकलेन, 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर, 1 मोटरसाइकिल और नदी में बजरी ढोने वाली 2 नावें भी जब्त की गई। किशनगंज के बिसलाई गांव में 2 पोकलेन, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। सिसवाली के पापड़ली में अवैध बजरी खनन की पेमाइश कर खनन विभाग ने 29,600 रुपए का जुर्माना भी वसूला। सभी वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किए गए। इस संयुक्त कार्रवाई में आरपीएस प्रोबेशनर भजनलाल, कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल, किशनगंज थानाधिकारी रमेश चंद्र मेरोठा, यातायात प्रभारी चंद्र प्रकाश और डीएसटी की टीमें शामिल रही। पुलिस का कहना है कि नदियों का स्वरूप बिगाड़ने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। और अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान। नमस्कार।